चलिए क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट एंड व्हाट इट इज दिस रिस्क। पहले चीजें सारी मैनुअल थी, बट पिछले 50 वर्षों से थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर करते करते आजकल तो सारा काम ही क्या हो चुका है, कंप्यूटराइज हो चुका है। कोर वर्क तो चल हुआ ही हुआ, बट मतलब कोर वर्क के अलावा सब तो हो ही चुका है। कुछ लोग तो कोर वर्क यानी मेन काम को भी कंप्यूटर पे ही डालने लगे हैं, यानी मशीन का एक ऐसा ही यूज। तो बोला कि कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है और इसके रिस्क क्या है। तो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, ऑब्वियसली कंप्यूटर में फायदा तो है, बट रिस्क भी एक बहुत बड़ा है। एक पेज फट जाएगा ना तो सामने दिखेगा, कंप्यूटर से एक फाइल डिलीट हो जाएगा ना तो दिखने वाला नहीं है। मतलब पहला बेसिक चीज तो यहीं पे फर्क है कि कंप्यूटर में एक रिस्क का मतलब क्या था। तो वही इंटरनल कंट्रोल क्या होगा कंप्यूटर में, कोई भी जाके डेटा में बदल दिया, चेंज कर दिया, कैसे ट्रैक करोगे। तो नो डाउट कंट्रोल तो पॉसिबल है, सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग सही से करना पड़ेगा जिससे कि चीजों का बदल ना पाओ। जैसे कि आजकल एक नई टेक्नोलॉजी सुन रहे होगे, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, फेसबुक। तो मेटावर्स का टेक्नोलॉजी कुछ उस हद तक ही है, मिनिमम मतलब इंटरफेरेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कोई भी इंसान बैठ करके उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए आजकल उस कंसेप्ट पे बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं। एक सोलर सिस्टम की तरह की पृथ्वी घूम रही है, उसको अलग से घुमाना नहीं पड़ रहा। तो ब्लॉकचेन भी कुछ उसी तरह से है, एक सिस्टम बन गया, वो घूम रहा है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। लिखा क्या, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट डू नॉट चेंज इन द कंप्यूटर इन्वायरमेंट। बोला जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, आप कंप्यूटर पे करो या पेपर पे करो, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। अगर कंप्यूटर पे यदि आप ऑडिट करो तो जो कंप्यूटर में काम करने का तरीका है, यूज ऑफ ए कंप्यूटर चेंज द प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड व्हाट, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब प्रोसेसिंग एक वर्ड है, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग और मैनुअल प्रोसेसिंग। एक अकाउंटिंग एंट्री पहले हम लोग जर्नल में लिखते थे, फिर लेजर पे पोस्ट करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस में बैलेंस लेके आते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनता है। ये तो हाथों से होता था, बट कंप्यूटर पे आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो और सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। आप उसको बोल लो प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर खुद ब खुद प्रोसेस कर लेता है, इवन इफ स्टोर भी कर लेता है। पहले तो कॉपी को बाइंडिंग करो, रखो, या फिर कुछ देखना भी हो तो फिर देखने का तरीका भी वहां अलग है। दुनिया को बताना हो तो पहले हार्ड कॉपी आता था, कल सॉफ्ट कॉपी भेज दिया। तो कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, कम्युनिकेशन and may affect the what? Accounting and internal control system employed by the entity. सारा बदला हुआ है, तो इंटरनल कंट्रोल का तरीका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑडिटर should consider the effect of computer information system environment on audit, the nature and risk of the risk and internal control characteristics in computerized
environment includes the following: lack of transaction trail. ट्रेल मतलब उसकी पूंछ कहां तक गई, बोल सकता है कि उसका कनेक्शन कहां तक है। यानी आप बैलेंस शीट में कुछ देखे तो बोले इसका लेजर दिखाओ, इसका जर्नल दिखाओ, इसका ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट दिखाओ। सब आंखों के सामने एक हार्ड कॉपी होता था। कंप्यूटर बोला जो है सब कंप्यूटर में ही है, अलग से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो लैक ऑफ ट्रांजैक्शन ट्रेल बोला वही तो मुश्किल है, अब सब तो उसी में है। आजकल उसका पीडीएफ डिजिटल फॉर्मेट जो भी रखे हो, तो लिखा कि सम कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डिजाइन सो दैट ए कंप्लीट ट्रांजैक्शन ट्रेल दैट इज यूजफुल फॉर ऑडिट might exist only for a short period of time, only in computer readable form. आजकल हम लोग पेपर ज्यादा दिन नहीं रखते हैं, परचेज बिल, सेल बिल, बोला फोटो लेकर के फाड़ के फेंक दो। तो वो रहा कि शॉर्ट पीरियड में ही रहता है, और यदि होगा भी तो या तो कंप्यूटर के फॉर्मेट में होगा, भले ही लंबे दिन के लिए होगा। So where a computer application system perform a large number of processing steps, there may not be a what complete trail. एक के बाद एक लिंक आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा नहीं है, उस चीज को खत्म भी किया जाता है। अमेजन से आप आजकल ऑर्डर करते हो तो पिछले 6 महीने या साल भर में जो भी खरीदे हो सारा क्या होता है, दिख तो जाता है ना ऑर्डर बुक में। चलिए, यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग। अब यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग कंप्यूटर वाले का कुछ कंप्लेन है। तुम भी जानते हो, 10 रुपए का चेक हो या 10 लाख का चेक हो, कंप्यूटर तो एक ही तरह से प्रोसेस करेगा। बट इंसान के हाथ में आता तो इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। 10 वाले को वो छोटा सोच करके वैसे ही ट्रीट करता, 10 लाख वाले को क्या करेगा। तो इंसान एक काम के अमाउंट तरीके को थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन मशीन बोला भाई क्या फर्क पड़ता है, तो 10 मार 10 करोड़ मार, तो वो तो सबको बराबर तराजू पे ही क्या करता है, तौलता है। हाँ, 10 लाख या 10 करोड़ में 2-3 बार हो सके तो 2 बार पासवर्ड चाहिए किसी ऑफिसर का, या 2 ऑफिसर से पास होना जरूरी। बट प्रोसेस करने का तरीका करीब करीब उनका क्या रहा, सेम। तो कंप्यूटर प्रोसेस यूनिफॉर्म है, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शन। अब कंप्यूटर में पता ही नहीं चलता किसका क्या जिम्मेदारी है। पहले तो इंसान का पता था कि ये इंसान ये कर रहा है, ये इंसान ये कर रहा है, ये इंसान ये कर रहा है। अब एक ही कंप्यूटर सब कर रहा है, तो तुम उसे अलग अलग नहीं कर पा रहे। एंड डी, पोटेंशियल फॉर एरर एंड इरेगुलरिटी। कंप्यूटर बहुत सारी गलती तो चलो उड़ा दिया, टोटल करना, बैलेंसिंग करना, लेकिन यदि डाला ही गलत है तो सब तो गलत रहेगा ही। तो पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर इन डेवलपमेंट मेंटेनेंस एग्जीक्यूशन सिस्टम में ग्रेटर than in manual system, partially because of the level of detail inherent in these activity। तो बोला भाई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में मनुष्य की गलती थोड़ी सी अब अलग अलग है, कहीं कम कहीं पे ज्यादा। इंटरनल कंट्रोल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, कैसे करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चनरी प्रश्नावली। हर एक घटना का, हर एक ऑडिट के प्रोसेस का आप एक इंटरनल क्वेश्चनरी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। मान लो कि जैसे आपकी जिंदगी का एक क्वेश्चनरी हो कि इस स्टूडेंट के बारे में जानना है, तो मैं 15 या 20 क्वेश्चन पूछूं तो मैं तुम्हारे पढ़ने के तरीके में क्या है परफेक्ट बोल सकता हूं कि तुम्हारा हाल क्या है। अब वो क्वेश्चनरी तुमको बैठ के डिसाइड करना है,
और कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन जिसका पढ़ाई से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं भी हो। पूछा बताओ रात को कितना बजे सोते हो, बोला 2 बजे, बोला सब तो सब में आ गया। मोबाइल कितना घंटा यूज करते हो, यानी हम आपसे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम तुम्हारे ऊपर 10-20 क्वेश्चन क्या करेंगे, फ्रेम कर लेंगे, और उनका आंसर जानने के बाद हम एक कंक्लूजन आराम से क्या है दे पाएंगे कि इस लड़के का कंट्रोल कितना है। ठीक उसी तरह कंपनी के मामले में भी क्या बोला कि भाई किसी चीज के इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानना है तो देख लेते हैं कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं। क्योंकि हम लोग ऑडिट के प्रोसेस में क्या पाया, जिस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है उसमें थोड़ा हम कम भी और कच्चा भी देखेगा तो चल जाता है। तो क्या लिखा यहाँ, एक जनरल क्वेश्चन है कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी क्या है, और किसी भी चीज का इंटरनल क्वेश्चनरी बनाना है कंट्रोल का तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चंस क्या बोला, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ व्हाट, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, करने का एक जरिया है। किस चीज का, एग्जिस्टेंस, उस चीज के एग्जिस्ट होने का, ऑपरेशन, उस काम के होने के तरीके का, एंड एफिशिएंसी, वो सही तरीके से हुआ या नहीं। तो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड व्हाट, एफिशिएंसी। इट कंटेन्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिलेवेंट क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सब कुछ कवर करता हो, सब कुछ कवर करता हो, एंड रिलेवेंट जो जरूरत का है वही क्वेश्चन, फालतू का पूछ के कोई मतलब नहीं है। रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, तो समय आप उसे देते हो जिससे कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बट रिलेवेंट, बहुत बड़ा तो है लेकिन जो जरूरी है वही पूछते भी है। रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन से परचेजिंग सिस्टम और वेज पेमेंट सिस्टम, मान लो एक खरीदने का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी बनाना हो या वेजेस के पेमेंट का बनाना हो, तो वेजेस का पेमेंट नीचे उसी पे बात भी है 2-3, क्या करेंगे। जनरली जब भी हम लोग क्वेश्चनरी बनाते हैं तो आंसर मोस्टली 3 टुकड़े में हो जाता है, क्योंकि सामने वाले के पास उतना फुर्सत नहीं है कि तुमको बहुत कुछ बताएगा, और बहुत कुछ लिख भी लिए तो उसमें से कंक्लूड करते वक्त टेंशन। तो क्वेश्चनरी में सिर्फ जवाब मोस्टली क्या है, हाँ ना, और ऐसा भी होगा कि भाई हाँ ना दोनों ही उसके लिए जरूरी नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर किस में निकल के आए, हाँ में निकल के आए, ना में निकल के आए। उतना समय नहीं है कि सामने वाला बोलेगा, और बोल भी दिया तो उतना समय तुम्हारे पास भी नहीं है कि क्या करोगे, लिखोगे। तो हाँ ना के जवाब से ही या नॉट एप्लीकेबल से ही चीजें क्या होती है पता चल जाती है। फिर द क्वेश्चनरी इज इशूड टू द क्लाइंट। क्वेश्चनरी आप ऑडिटर हो, आप किसको दे रहे हो, क्लाइंट को दे रहे हो कि भाई ये लो और भर करके मुझे क्या करो, दे दो। और ऑडिटर उसको सही से एग्जामिन करके देखता है कि कंपनी का कंट्रोल कितना साउंड है, कितना सही है। क्लियर है। क्या लिखा क्वेश्चनरी में, जनरल रूल क्या है, कवरेज, ये सभी चीज को कवर करे। मीन्स ऑफ डिस्क्लोजिंग डिफेक्ट, क्वेश्चन ऐसा हो कि सामने वाले के कंट्रोल में कहा डिफेक्ट हो पता चल जाए। ट्रांसपेरेंसी, चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हो, सबको समझ में आना हो, यानी क्वेश्चन एकदम ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट हो, और अनएम्बिगियस का मतलब है बिना कंफ्यूजन का हो। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, अनएम्बिग्यूटी मतलब
विदाउट कंफ्यूजन। तो ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए। रूल ऑफ फ्रेमिंग ऊपर ही पढ़ा, यस में आंसर निकल के आना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि समय के साथ आप क्वेश्चन को क्या कर पाओ, बदल पाओ। ये नहीं कि 10 साल पहले एक क्वेश्चन बनाए थे कि 20 क्वेश्चन पूछेंगे पता चल जाएगा। बोला ना भाई, उसको समय के साथ साथ क्या करो, रिव्यू कर लो, सो दैट कि बकवास का जो क्वेश्चन हो वो क्या हो, आउटडेटेड हो, डिलेटेड हो। अब जैसे कि आपके मैट को ही बनाते वक्त लॉ तो चेंज होता है, सर दर्द हो जाता है कि भाई आजकल इशू डेट डिस्काउंट नहीं होगा, फाइनल अकाउंट में बहुत सारी चीजें बदल गई। तो बिना रिव्यू करने के देने से तो फिर वो चीज बकवास लगेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। एंड इनलाइटनिंग द क्लाइंट, क्लाइंट को थोड़ा और समझाए भी। इनलाइटनिंग का मतलब ही क्या है, सामने वाले का और क्लियर, वो कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा कि भाई मेरे इंटरनल कंट्रोल में ये प्रॉब्लम है। तो इंटरनल क्वेश्चनरी क्लियर है रवि जी? हाँ सर। चलिए, नीचे 3 आइटम पे इंटरनल क्वेश्चनरी दिए हैं, सैलरी एंड वेजेस, परचेज एंड व्हाट, सेल्स डेटा। मतलब कंपनी के इनके इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानना है तो कुछ मान लो ये क्वेश्चन आपने बनाया है जिसे पता चलेगा, जैसे कि सैलरी एंड वेजेज ही पकड़ ले। इज देयर ए सेपरेट डिमांड फॉर सेल्स डिपार्टमेंट फॉर सैलरी एंड वेजेज? बोला क्या सैलरी एंड वेजेज के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है? अब जवाब तुम्हारे पास या तो हाँ होगा या ना। हाँ हुआ तो लगा यार कंपनी तो एक तो अलग से वेजेज सैलरी डिपार्टमेंट क्या करती है, मेंटेन करती है। क्यों करती है भाई? बहुत एम्प्लॉई है, हिसाब किताब करने के लिए वो क्या किया। दूसरा, आर द ड्यूटी ऑफ स्टाफ रोटेटेड पीरियडिकली? मतलब मान ले उस डिपार्टमेंट में 10-20 लोग हैं, तो क्या अपने अपने जगह पे फिक्स है ना, उनका जगह बार बार बदलता रहता है 2-5 साल में। अब ये दोनों क्वेश्चन से क्लियर कर। पहला, यदि सेपरेट डिपार्टमेंट है तो इसका मतलब कंपनी एक बेहतर कंट्रोल की तरफ जा रही है। वर्कर को बार बार बदल दिया तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा या बुरा? अच्छा, क्योंकि कोई एक जगह पे रहता है ना, तो फिर उस पावर का वो क्या करता है, मिसयूज करता है। फिर वो हाँ या ना से वो पता चलेगा। फिर हु हैज द सोल अथॉरिटी? बोला कि किसी एम्प्लॉय को रखना है तो किसका पावर है, एम्प्लॉय को कौन अपॉइंट करेगा, कौन भगा सकता है, कौन ओवरटाइम देता है, कौन लोन सेंक्शन करता है, और कौन उसका सैलरी रिवाइज करता है। तो यदि किसी आदमी के बारे में नाम आया तो उस आदमी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि वो कैसा है। ठीक है, फिर क्या है, टू आर द रिकॉर्ड्स मेंटेन प्रॉपरली टू शो? अब बहुत सारे एम्प्लॉय वेजेज है तो तुम्हारे पास उसका एक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। किस चीज का लेके, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, सामने वाले को कौन कौन से टर्म्स पे रखे हो, रेट ऑफ पे, सैलरी क्या होगा, रिटायरमेंट एज, रिटायर कब करेगा, उस एम्प्लॉय का सिग्नेचर क्या है, फोटो। ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, आर एडिक्वेट रिकॉर्ड इज मेंटेन टू पीस वर्क एंड व्हाट, टाइम वर्क पड़े हो सेकेंड से। वर्कर को पेमेंट करने का तरीका क्या, बहुत अलग अलग, फीस के हिसाब से भी देते हैं, समय के हिसाब से भी देते हैं, एल्सर 1 का बोनस भी है। तो आप यदि सैलरी एंड वेजेस का क्वेश्चनरी बना रहे हो तो एक एक तरीका और थोड़ा सा देखो।
Are time card approved by timekeeper as well as foreman worker कभी भी काम ज्यादा नहीं करने चाहता है तो उसका एक तो टाइम कार्ड बना लिया जाता है। तो कब आया, कब गया, कब काम चालू किया, कब काम खत्म किया, इससे उस वर्कर को कंट्रोल किया जा सकता है। टाइम कार्ड टाइम कीपर या तो उसको दे देगा कि भाई आप देखो, या फिर टाइम कार्ड में मान लो कि वेल इन एडवांस उसकी सारी रिकॉर्डिंग क्या है कर दी जाती है। आर जॉब कार्ड अप्रूव्ड बाय फोरमैन, अब कौन सा वर्कर कौन काम करेगा ये भी तो किसी की जिम्मेदारी होगी। तो फोरमैन के ऊपर जिम्मेदारी दे दिया कि ये जॉब यही करेगा। फिर is wage department independent of those persons who authenticate record on slope of floor। तो फिर वही है शुरुआत की तरह, सैलरी एंड वेजेस डिपार्टमेंट तो है, बट वेजेस डिपार्टमेंट जो है वो अलग है, और जो लोग उसको फैक्ट्री में काम करवा रहा वो लोग भी क्या है, अलग है, इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट आजकल चोरी तुम्हें भी मालूम है, लोग काम पे नहीं जाते और उनको उनकी सैलरी क्या होती है, मिल जाती है। तो इसका मतलब ही कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ क्या है। यदि तुम्हारा सिस्टम बढ़िया है तो वहां से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्या रिपोर्ट आएगा कि ये बंदा तो आज आया ही नहीं है। नेक्स्ट इज द पेरोल कंप्यूटराइज, सारा हिसाब किताब कंप्यूटर में चला गया। नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रेट्स वेरीफाइड एंड चेक विद द व्हाट, पेरोल। Does the payroll bear the authorization of responsible officer? ऑफिसर तो सभी में है, आप तो भले ही बैठ के 4-6 घंटे में सारा रेडी किए, फिर उसके बाद वो कोई सीनियर ऑफिसर उसे चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि चेक कर रहा है तो एक सही से इंटरनल कंट्रोल चेक भी बढ़िया हो रहा है। नेक्स्ट, आर द पेमेंट मेड बाय अकाउंट पे चेक, क्या सारे चेक से पेमेंट होती है या कैश? चेक में तो फिर आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो, कैश में कच्चा पक्का बोल के तो चलता ही रहता है। नेक्स्ट, इज पेमेंट टू एब्सेंटी एम्प्लॉय मेड बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन, जो काम ही नहीं किया फिर भी आप उसको सैलरी दे दो, तो फिर उस खर्चे को कैसे अब्जॉर्ब करना है। नेक्स्ट, इज वेज पेड ऑन फिक्स डेटा डेट, क्या वर्कर समय समय पे वो फिक्स डेट पे पेश हो जाता है, वेजेस पेड पेमेंट कर देते हो, हाँ तो ठीक होगा भाई। इज देयर एनी रूल्स रिगार्डिंग अनक्लेम्ड वेजेस, हो सकता है कुछ लोग काम करके चले गए बट पैसा ही नहीं ले गए, जिसको बोल दिया व्हाट, अनक्लेम्ड। उसका रूल क्या बनाए हो वो भी देखता है ऑडिटर, या क्वेश्चन में पूछ देता है। 16, does the payment of unclaimed wages to the representative of employee require written authorization? अब एबीसी 4 से रोल्डर होंगे, मर गए, तो उनकी जगह उन्हीं का कोई वारिस जो था वो क्या बन गया, तुम्हारा कौन से पॉइंट में थे, अनक्लेम्ड वेजेज में, कि जब मर गए तो फिर उसका वेजेज किसको देना भाई, तो उसके वारिस का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। और वारिस को जब दिया जा रहा है तो वो भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वारिस को दे दिया और कल आके खुद बोल दे मेरा पैसा दो, तो एक प्रॉपर ऑथोराइजेशन भी होना चाहिए। एंड ऑल पेमेंट्स ऑफ पर्संस अप्रूव्ड बाय द व्हाट, पेंशन, पेंशन रिटायरमेंट के बाद जो मिला, अथॉरिटी का सारा अप्रूवल भी होना, तभी कुछ लोगों का पेंशन बहुत दिनों तक होल्ड में रह जाता है क्योंकि पेपर वर्क सारा कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। द लास्ट, are adequate measures taken to check the payment for pensioner by preference? तो पेंशन के केस में कैसे मिलता है, जब तक जिंदा रहोगे। इतिहास गवाह है कि लोग मर गए और वो लोग पैसा क्या कर रहे थे, उठा रहे थे। तो आजकल हर एक साल उनको बोला जाता है कि आपको जिंदा होने का प्रमाण देना होगा, जिसको बोला गया लाइफ सर्टिफिकेट, वो भी एक बायोमेट्रिक्स ही है। जैसे
बायोमेट्रिक्स की कहानी में फिंगरप्रिंट आधार वाला हिस्सा है। तो एक पढ़े बाकी तो वो कुछ भी पूछ सकता है। हमने जो अभी इंटरनल क्वेश्चनरी पढ़ा वो किसका किसका पढ़े अभी? सैलरी एंड वेजेस। मतलब सैलरी एंड वेजेस के बारे में जानना चाहते हैं। ये 15-20 क्वेश्चन यदि हम पूछ लेंगे, उनका हाँ ना में जवाब जब आएगा तो ऑडिटर आराम से समझ पाएगा कि इसका इंटरनल कंट्रोल कितना बढ़िया है या नहीं है। बाकी कंपनी जो डाली है वो उसका है। तो इसी तरह परचेस का पढ़ लेना, सेल्स का पढ़ लेना। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो बोलोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनल चेक। अब पहले ही बताए थे इंटरनल कंट्रोल बड़ा टुकड़ा है, बट उसका चेक और ऑडिट जो है वो क्या है, छोटा है। तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर तो इंटरनल चेक भी आ ही जाएगा। तो दोनों वर्ड का मतलब ऊपर देखे हो, इसलिए कुछ नहीं बता रहे। इंटरनल चेक काम को कुछ इस तरह से देखना कि सीक्वेंस बनाना कि एक आदमी का काम दूसरा अपने आप क्या करता है, देख लेता है एक बार उसी समय। बेचा कोई, बिल बनाया कोई, पैसा लिया कोई, अकाउंटिंग किया कोई, यानी उस काम को 6 लोग अचानक से उसी समय क्या किए, देख लिए। तो यही दोनों डिफरेंस है, इंटरनल कंट्रोल एंड व्हाट, इंटरनल चेक। अब चले आओ नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल ऑडिट। लास्ट क्लास ही देखा था, एक चेहरे के 2 टुकड़े की बात किए थे। इंटरनल ऑडिट काम जितना ही आप बढ़िया से करो, गलतियां कुछ रही जाती है कभी कभार, या फिर काम करने वाले के मन के अंदर यदि एक डर हो कि भाई मेरा काम को और कोई देखने वाला है, तो आप थोड़ी गलतियां करने से बाज आना चाहोगे। तो फिर कंपनी कभी कभी ऑडिट, बाहरी आदमी तो चलो अकाउंटिंग ईयर के बाद आता है, उसको तो लॉ के दायरे में ऑडिट करना है। लेकिन कभी कभी कंपनी खुद फैसला करती है कि भाई हम अपने आदमी से ही पहले एक बार क्या करवाएंगे, चेक करवा लेते हैं, ऑडिट करवा लेते हैं। अपना आदमी उसका अपना खुद का ट्रेन किया हुआ है, तो कंपनी का एक डिपार्टमेंट ही रहा, उसका नाम ही है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। यानी वो अकाउंटिंग नहीं करता वो लोग। तो इंटरनल ऑडिट किसको कहते हैं, क्या लिखा, इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल में तो बाहर से हो जाता है। फॉर द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल एंड व्हाट अदर बिजनेस प्राइसेस प्रैक्टिसेस। तो कहने का मतलब है कि आप खुद के लोगों के द्वारा जो इंडिपेंडेंट अप्रेजल करा रहे हो कि भाई हम लोग का अकाउंटिंग ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर बिजनेस से रिलेटेड और जो भी प्रैक्टिस है सारा कुछ हम लोग सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। The objective of internal audit is to determine whether other internal control systems are well designed and properly operated। बोला कि ऑडिट तो एक टुकड़ा है, उसी बहाने पता चलेगा कि हम लोग जो भी इंटरनल कंट्रोल अपनाया है वो क्या है, सफिशिएंट है। तो फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, सारा कहानी छोटा छोटा वही है। पहला क्या बोला, एक्यूरेसी इन अकाउंट। ऑडिट हुआ तो लगता है ना भाई अकाउंट एक्यूरेट है, तो एक बाहरी ऑडिटर को देने के पहले हम चाहते हैं कि हम सब सही करें। अब ऐसा नहीं कि बाहरी को दे और गलतियां निकाले तो खुद को भी खराब लगता है। तो इंटरनल ऑडिट को ही बोला भाई कम से कम अकाउंट्स का जो डेबिट की एक्यूरेसी है वो तो ठीक कर। ऊपर ही पढ़ा था सिर्फ काम ही नहीं करवाना है, अकाउंटिंग के साथ साथ फिनेंशियल बाकी चीज भी है। तो दूसरा है कि अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन सा एप्लीकेबल है वो सारा फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है।
प्रॉपर अथॉरिटी एंड एसेट्स, एसेट्स का अधिकार का एक प्रॉपर अथॉरिटी डिफाइन किया या नहीं किया। कंफर्मेशन ऑफ लायबिलिटी रिस्की आइटम है। कभी कभी कंपनी बोलती है 100 करोड़ देना है, जबकि देना था 80 करोड़ ही। तो जो लायबिलिटी वाला है उससे तुम पूछ लिया, भाई बता इस कंपनी से तू कितना पाएगा, वो बोला 80 करोड़, तो तुमको भी लगा यार कंपनी 100 करोड़ किस बात का दिखा रही है। यानी लायबिलिटी को ना घटाना है ना बढ़ाना है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ द इंटरनल चेक। ले दे के अब तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। फिर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ व्हाट, फ्रॉड, फ्रॉड रोकने के लिए भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। लॉ में ही कहीं कहीं जिक्र है कि भाई कंपनी एक्ट 2013 अपनी जगह, कौन क्या बोला लॉ वो सब छोड़ दो, लेकिन कभी मामला बहुत सीरियस हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर उस केस में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या है, ऑडिट के अलावा चाहिए। एंड लास्टली, इसी बहाने ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी को आप क्या करते हो, रिव्यू कर लेते हो इंटरनल ऑडिट के द्वारा। तो लास्ट उसके पहले भी बता चुके थे कि इंटरनल ऑडिट किसके लिए जरूरी, फर्स्ट क्लास में ही मेरे ख्याल से बताए थे या दूसरे में, ये सब चीज आप देख ही चुके हो। बताई थे कि 4 कंडीशन है। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक से पैसा लिए हो, सब लागू। अनलिस्टेड हो लेकिन बड़े हो, पब्लिक कंपनी में बड़े होने के पैरामीटर 4 भाषा पे, कैपिटल एक अमाउंट से ज्यादा, सेल एक अमाउंट से ज्यादा, लोन या उधार एक अमाउंट से ज्यादा, या डिपॉजिट भी एक या से ज्यादा उधार। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति रही तो बोला भाई आपको एक इंटरनल कंट्रोल क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। तो पब्लिक कंपनी पैसा लिए हो लिस्टेड हो, पैसा नहीं लिए हो अनलिस्टेड हो, बड़े हो तो ही एप्लीकेबल हुआ। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो चलो पब्लिक से ऐसे भी पैसा नहीं ले सकती है, बट उसमें 2 ही कंडीशन डाला, सेल और क्या, लोन और बोरोइंग, कैपिटल नहीं है। तो ऊपर का 4 पॉइंट ही नीचे रहा, बस सिर्फ पहला और चौथा नहीं है। मतलब ABCD यदि आप दिए हो तो ये सिर्फ C और क्या है, D है। ठीक है, अरे C नहीं, B और D, B और BC, सॉरी B और C, B और सेल आपका 200 करोड़ से ऊपर, और लोन और बोरोइंग कितना, 100 करोड़ से ऊपर रहा तो आपका इंटरनल ऑडिट क्या है, जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मतलब क्या है, जिसको लॉ ने कंपल्सरी बोला करने के लिए। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब आता है ऑडिट करने के पहले, और पता चलता है कि कोई दूसरा इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी सारा चीज क्या किया है, देखा है, उसका एक रिपोर्ट है, तो एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर जो बाहरी आप हो, क्या करोगे, आपको लगता है यार वो लोग जो ऑडिट बनाए क्या हम उस पर भरोसा करके अपना रिपोर्ट लिख सकते हैं, जिम्मेदार आप हो। इसीलिए एक लाइन दिया कि किस हद तक आप उस पर भरोसा कर सकते हो, व्हाट एक्सटेंड। दोनों इंस्टीट्यूट एक सिंपल डायलॉग दे के गया कि भाई आपको जो करना है करो, लेकिन लास्ट में जिम्मेदार तो आप ही होगे।
अब भरोसा तुम सोचो कितना करना चाहते हो। तो कहानी, भरोसा कब करोगे आप? जब आपको लगे कि इंटरनल कंट्रोल का तरीका इनका क्या है, बेस्ट है, थोड़ा भरोसा का डोज क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और यदि लगे कि इंटरनल कंट्रोल का हाल इनका क्या है, बुरा है, तब तो भरोसा थोड़ा सा क्या है, कम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि आपने इंटरनल ऑडिट पे भरोसा करके आप रिपोर्ट दिए, तो क्या आप जिम्मेदार हो या नहीं हो? बोलो। यदि आप इंटरनल कंट्रोल को भरोसा एक तरह से बोलोगे कि करके इंटरनल ऑडिट पे, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं, कुछ काम किए और बाद में कुछ गलत हुआ, तो क्या आप लायबल होगे? हाँ। यस सर। ठीक है। 16, क्या इंटरनल ऑडिट इंटरनल चेक को रिप्लेस कर सकता है? मतलब इंटरनल ऑडिट है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। बोलो, अब तक तो पढ़ चुके हो। नो सर। इंटरनल चेक तो काम उसी समय रहा, ये नहीं कि इंटरनल ऑडिट तो होगा ही, चेक काहे को बैठाना। इंटरनल चेक में तो काम को आप एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर रहे हो उसे, जिससे कि वो ऑटोमेटिक चेक हो जा रहा, वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं रहा। इंटरनल ऑडिट तो पूरा का पूरा क्या रहा, तो बोला भाई ये करना संभव नहीं है, क्योंकि चेक काम को बांटना है और ऑडिट देखना है कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसीलिए दोनों के डिफरेंस को यहाँ पे क्या किया गया, बोला गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बीच डिफरेंस? इंटरनल कंट्रोल एंड वॉट। तो तीन जो टॉपिक देखा, उसी तीनों को घुमा फिरा के वो क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। खत्म। समझ में आया? यस सर। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा तुमको इस चैप्टर में। एक तो रिस्क जो पहला क्लास बता रहे थे, और दूसरा दूसरा जो रिस्क तो था ही, इंटरनल कंट्रोल के अंदर देखा था कि इंटरनल कंट्रोल एक होल सिस्टम है, होल सिस्टम, और उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े को ही बोल दिया गया व्हाट, इंटरनल कंट्रोल। डायग्राम तो ली थी, चेहरा वेरा हटा। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर।